डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बजट के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ बजट्स एंड आल्सो द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट्स विथ कंपोनेंट्स ऑफ बजट। इन सब टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जस्ट आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बजट डिफिसिट के बारे में। व्हाट डू मीन बाय बजट डिफिसिट, ये होता क्या है, एंड आल्सो द टाइप्स ऑफ बजट डिफिसिट्स। क्योंकि बजट डिफिसिट कई टाइप्स के होते हैं। डिफिसिट का मतलब समझते हो ना, डिफिसिट का मतलब होता है घाटा। दैट मीन्स जब गवर्नमेंट अपना बजट प्रिपेयर करती है तो उसमें भी डिफिसिट होता है। यूँ कहें कि गवर्नमेंट जानबूझकर बजट डिफिसिट करती है, मतलब अपने बजट को घाटे में बनाती है। बिकॉज जितने भी आपके जो नॉन डेवलपिंग कंट्रीज़ है, लाइक इंडिया जिसको बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, जो अभी डेवलपिंग के रास्ते में है, तो डेवलप करने के लिए अभी हमें कैपिटल फॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। हमें एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत है। जितनी हमारी इनकम होती है उस इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत है, ताकि प्रोडक्शन को पुश किया जा सके, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और उससे इनकम जनरेट होगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जानबूझ के क्या करती है, अपने बजट को डिफिसिट में बनाती है और डिफिसिट बजट क्रिएट करती है। क्या होता है और डिफिसिट बजट कितने टाइप के होते हैं, यानी कि बजट डिफिसिट कितने टाइप के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज की बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करना है कि एक्चुअली में ये जो बजट डिफिसिट का इंडिया की इकोनॉमी का या वर्ल्ड इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है, द इम्प्लीमेशंस क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द बजट डिफिसिट। व्हाट डू मीन बाय द बजट डिफिसिट? बजट डिफिसिट मीन्स when the government spends more than what it collects by the revenue it incurs a budget deficit। गवर्नमेंट जब भी जितना गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, अगर उस रेवेन्यू से गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है, स्पेंड्स होता है, वो ज़्यादा होता है। दैट मीन्स व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द बजट इज मोर देन द रेवेन्यू, दैट मीन्स रिसीप्ट्स ऑफ द बजट, दैट सिचुएशन इज नोन एज डिफिसिट। क्योंकि मान लीजिए गवर्नमेंट को अगर 100 रुपए का रेवेन्यू हो रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट को खर्च करना है 180 रुपीज़, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर गवर्नमेंट को 80 रुपीज़ क्या अपने जेब से खर्च करना पड़ रहा है, ज़्यादा से जेब से नहीं, ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। तो बात यह है, तो ये 80 रुपीज़ आएगा कहाँ से? हमेशा ध्यान रखना, अगर इनकम के से ज़्यादा एक्सपेंडिचर है तो उस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए हमें अब बाहर की ओर देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, हमें एक घर बनाना है, हमें हमारे घर में एक बिल्डिंग बनानी है, और बिल्डिंग बनाने का एस्टिमेशन हमने किया 10 लाख, ठीक है, कर लिया। और 10 लाख के लिए हमने 7 लाख रुपीज़ अपने सेविंग्स में से कलेक्ट कर लिए। 3 लाख रुपीज़ चाहिए। जब हमने ऑल सोर्सेज से कलेक्ट करने के बाद 7 लाख रुपीज़ मिल गया, वी नीड नाउ 3 लाख रुपीज़। अब बात ये 3 लाख रुपीज़ कहाँ से आएगा? घर बनाना है 10 लाख में, तो तब हम 3 लाख जब कहीं से नहीं होता है, उस टाइम इसके लिए हम क्या लेंगे? लोन लेंगे। तो गवर्नमेंट भी जब भी उनका एक्सपेंडिचर ओवर हो जाता है, उस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? बारो करती है। और ये बारोइंग कई तरीके से हो सकता है। बारोइंग फ्रॉम द RBI, बारोइंग फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज़, बारोइंग फ्रॉम द इंटरनेशनल एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ओके, इसके बाद UNO हो गया, या फिर कोई भी फ्रेंडली कंट्रीज जैसे रसिया हो गया, जापान, USA, अलग अलग कंट्रीज से हो सकता है, एनी सोर्स, एनीवेयर। उससे क्या होता है, हमारे खर्चे पूरे तो हो जाते हैं, लेकिन इंडिया के ऊपर, कोई भी कंट्री जो भी करती है, लाइक इंडिया के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, लायबिलिटी बढ़ जाती है। और इस लायबिलिटी का होता क्या है, लायबिलिटी को पेमेंट तो करना है, लेकिन उस लायबिलिटीज का जो इंटरेस्ट बनता है, हम अपने रेवेन्यू में से एक पार्ट रेवेन्यू का इंटरेस्ट पेमेंट, जैसे इस साल का जो बजट आया था 1 फरवरी 2024 को, जो बजट आया उस बजट में एक खास चीज़ अगर आपने ध्यान रखा होगा कि हम अपने टोटल रेवेन्यू का 17% इंटरेस्ट पेमेंट में देते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट में दे देते हैं, इसका मतलब टोटल अगर 100 रुपए की कमाई है, 17 रुपए हम केवल इंटरेस्ट देने में चले जाए। वो इंटरेस्ट कौन सा? वो इंटरेस्ट वो जो हमने अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, हमने अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए फॉरेन कंट्रीज से लोन लिया था, उस लोन का। और इस इंटरेस्ट पेमेंट से कोई भी डेवलपिंग है, मतलब ये नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटी हो जाता है, इंडिया को कोई फायदा नहीं होता इसका। तो सोचना चाहिए कि डेफिसिट जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए ताकि इंडिया की डेवलपिंग वर्ग को इफेक्ट हो।
तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को सोच समझ के अपने डिपॉजिट को बनाए, सोच समझ के बारो करे, क्योंकि अगर उधार ले लिया तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा और एक ना एक टाइम वो आपको लोन का अमाउंट भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो उस समय देश की इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपको सोचो, अगर हमने 17% अगर इंटरेस्ट का ना दे के वही कंट्री के डेवलपमेंट में लगाया होता तो कितना पैसा हो जाता। ये तो करोड़ों अमाउंट है। 17% सुनने में कम लग रहा है, लेकिन अगर उसको वो करेंगे ना, कैलकुलेट करेंगे, बजट का एक हिस्सा निकालेंगे तो कई अरब रुपए बनते हैं। समझ में आ गया? चलो खैर वो तो अलग बात है। अब हमें अपने कोर्स में आना है, दैट इज बजट डिफिसिट समझ में हो गया। इट इज द सिचुएशन व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन द गवर्नमेंट रिसिप्ट्स इज नोन एज बजट डिफिसिट। नाउ द टाइप्स ऑफ बजट डिफिसिट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बजट डिफिसिट्स, दैट इज रेवेन्यू डिफिसिट फर्स्ट वन, सेकंड वन fiscal deficit and third one is primary deficit. We have to know all these types of deficit, क्या होता है, इसका implications क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर हम बात करेंगे। Now the revenue deficit first one. रेवेन्यू का मतलब जानते हो, दैट इज आपने को मैंने जब बजट पढ़ाया था टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है, वहाँ बताया था मैंने रेवेन्यू बजट होता है जहाँ पर गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम यानी कि रिसिप्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। ये वो पार्ट है वेयर गवर्नमेंट के एसेट्स एंड लायबिलिटी पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होता है। दैट मीन्स द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू इनकम विच डज नॉट इफेक्ट द लायबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। दैट तो हमें यहाँ पर रेवेन्यू डिफिसिट का भी पता होना चाहिए। रेवेन्यू डिफिसिट मतलब दैट व्हेन द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट, जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा होता है, दैट इज नोन एज रेवेन्यू डिफिसिट। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? गवर्नमेंट के ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे ना ही आपकी लायबिलिटी कम होती है ना ही आपके एसेट्स बढ़ते हैं। दैट मीन्स गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक सैलरी पे करना है, सब्सिडी पे करना है, स्टेशनरी का पेमेंट हो गया, इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया, डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज करना है और अदर एक्टिविटी होती है जो करने ही करने पड़ते हैं, अब उसको छोड़ नहीं सकते। एंड द रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट विच डज नॉट रिड्यूस एनी एसेट, डज नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटीज। दैट मीन्स टैक्सेबल रिसिप्ट्स, इनकम टैक्स मिल गया, कॉर्पोरेट टैक्स मिल गया, जीएसटी मिल गया, दिस ऑल आर फाइन मिल गया, पेनल्टीज मिल गई, ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट कंपनीज और अदर इंस्टीट्यूशंस, दीज आर नोन एज रेवेन्यू। इससे कंट्री के जो है एसेट्स एंड लायबिलिटी यानी कैपिटल पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो जब नॉर्मल रिसिप्ट्स है, नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, तो ऐसे में हमें ये भी पता करना होगा कि नॉर्मल एक्टिविटी से कितना हमें डिफिसिट हो रहा है। तो दैट डिफिसिट इज नोन एज रेवेन्यू डिफिसिट। In revenue deficit, that is revenue expenditure is more than the interest payment plus non-interest expenditure। यहाँ पर हम revenue expenditure की बात करते हैं, यहाँ पर interest payment और non-interest expenditure को include नहीं करते हैं। So that planned expenditure plus non-planned expenditure, revenue receipts, tax revenue and non-tax revenue, इन सबको इसमें calculate include किया जाता है। Now the implications, अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने डिफिसिट पढ़ लिया कि इसमें केवल और केवल रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड करते हैं, इससे अगर डिफिसिट होता है क्योंकि ये किसी भी तरह की प्रॉपर्टी और लायबिलिटी से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो इस केस में इसका ज़्यादा होना कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। गवर्नमेंट को बजट ऐसे बनाना चाहिए कि ताकि से कम रेवेन्यू डिफिसिट हो, क्योंकि ये नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज़ होती है। अगर आपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा कर दिए, ओवर खर्चा कर रहे हैं, तो इससे भी कंट्री के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट का पड़ना है तय होता है। इससे कंट्री के ऊपर जो बोरोइंग का लोड होता है, डेप्थ होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। सो नाउ करंट एक्सपेंडिचर इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, ऑफ्टन द सिचुएशन अराइज व्हेन द गवर्नमेंट हैज़ टू इंक्योर ह्यूज एक्सपेंडिचर। अगर हम करंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, कभी डेवलपिंग कंट्री के लिए कभी कभी ऐसा सिचुएशन बनता है कि इससे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंडिचर होना शुरू हो जाता है, और जब ओवर एक्सपेंडिचर खासकर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो कंट्री के लिए सही नहीं होता है। नेक्स्ट, हाई रेवेन्यू डिफिसिट गिव्स अ वार्निंग टू द गवर्नमेंट आइदर टू कट इट्स एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इट्स रेवेन्यूज टू शोज द इनएफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर एक वर्ड आया, देखिए, इनएफिशिएंसी।
अगर कंट्री का रेवेन्यू डिफिसिट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, या फिर गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट्स बहुत कम है। इस सिचुएशन से गवर्नमेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए दो काम करने पड़ेंगे। या तो गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करने पड़ेंगे, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लगता है, या फिर गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ाने पड़ेंगे। अब बात यह है कि जब रेवेन्यू रिसीट आप बढ़ाने जाएंगे तो अपने टैक्स रेट को बढ़ाएंगे आप, और टैक्स रेट के बढ़ाने से क्या होगा, इससे लोगों की इनकम को डायरेक्टली आप अटैक करेंगे, लोगों की इनकम कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी, और ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी इनकम को रियली नहीं बताएंगे और तब वहाँ पर टैक्स चोरी की बात आ जाती है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा आप अपने टैक्स को भी नहीं बढ़ा सकते। तो प्रॉब्लम यहीं पर है, सोच बात होती है गवर्नमेंट को किस तरह से इसको कम से कम रखा जाए। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस एंड द डिफ़िकल्ट टू फोर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते, कम कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन फिर भी द पीपल टू पे हाई टैक्सेशन इट सिचुएशन मीन्स द गवर्नमेंट विल हैव टू बारो नॉट ओनली द फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट बट आल्सो फॉर द कंजप्शन रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपने रेवेन्यू डिफिसिट को ज़्यादा रख दिया तो गवर्नमेंट को केवल इन्वेस्टमेंट के लिए ही कर्ज नहीं लेना है, नॉर्मल एक्टिविटी, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भी आप अपने बिल्डिंग बनाने के लिए कर्जा ले रहे हैं, चलो ठीक है, बहुत है कि आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, आपका घर बन जाएगा, लेकिन आप अपने डेली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्च, आपको मोबाइल खरीदना है आप कर्ज ले रहे हैं, आपको खाना खाना कर्ज ले रहे हैं, आप कपड़े पहनने कर्ज ले रहे हैं, तो इससे तो आपकी हालत खराब हो जाए। आप नॉर्मल एक्टिविटी के लिए भी कर्ज ले रहे हैं। तो रेवेन्यू डिफिसिट ये बताता है कि आप अपने नॉर्मल एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए आप बारो कर रहे हैं, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है इकोनॉमी के ऊपर। चलिए हो गया। नेक्स्ट इज फिस्कल डिफिसिट नंबर 2, दैट इज फिस्कल डिफिसिट। व्हाट डू मीन बाय द फिस्कल डिफिसिट? जब हम फिस्कल डिफिसिट की बात करते हैं, फिस्कल डिफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बारोइंग। बारोइंग को छोड़ के गवर्नमेंट के जितने भी रिसीप्ट्स है और गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर, इट्स इंक्लूड ऑल रेवेन्यू प्लस कैपिटल। इसमें कैपिटल और रेवेन्यू दोनों इंक्लूड होते हैं। दैट मीन्स व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन द टोटल रिसीप्ट दैट एक्सक्लूड बारोइंग। यहाँ पर बारोइंग नहीं करते हैं क्योंकि बारोइंग की जरूरत तभी पड़ती है जब डिफिसिट होती है। अगर आप बारोइंग को इंक्लूड कर लेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो डैट वी कैन से डैट टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन द टोटल रिसीप्ट्स एंड टोटल रिसीप्ट ऑलवेज एक्सक्लूड बारोइंग। ठीक है, एंड हियर द टोटल बजट एक्सपेंडिचर इंक्लूड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों आते हैं। देखिए रेवेन्यू को हमने रेवेन्यू रिसीप्ट में भी पढ़ा, लेकिन यहाँ फिस्कल में भी ये इंक्लूड होता है, वेयर द टोटल बजट रिसीप्ट आल्सो इंक्लूड द रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस कैपिटल रिसीप्ट। इन कैपिटल रिसीप्ट वी डज नॉट इंक्लूड बारोइंग, बारोइंग को छोड़ देते हैं, बारोइंग को नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ रिसीप्ट एंड ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड, बट केवल बारोइंग को इंक्लूड नहीं किया जाता है। सो हियर इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट टोटल डिफिसिट को बताता है, जिसमें रेवेन्यू डिफिसिट भी इंक्लूड होता है, बेटा ध्यान रखना। बट बेसिकली फिस्कल डिफिसिट ये मान के चलते हैं, फिस्कल डिफिसिट पर हम जो है इन्वेस्टमेंटल लॉस, इन्वेस्टमेंटल डिफिसिट को ज़्यादा सोचते हैं कि वो होना चाहिए, ओवर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और कंट्री के लिए ज़रूरी है कि अगर आप डेवलपिंग वर्क के लिए फाइनेंस वो ले रहे हो, बारो कर रहे हो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन सोचना ये है कि इसमें रेवेन्यू डिफिसिट कम से कम हो, कम से कम हो। तो यार इट डिटरमाइंस टोटल बारोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये बताता है गवर्नमेंट को टोटल सब कुछ मिला के टोटल कितना बारो करने की ज़रूरत है। इट ऑलवेज इंजरियस टू द इकोनॉमी एंड लीड्स टू द फाइनेंशियल अंडर साउंडनेस, ये हमेशा कंट्री के लिए नुकसानदायक होता है और ये कंट्री के लिए एक बर्डन साबित करता है। रिपेमेंट ऑफ लोन्स टुगेदर विद द इंटरेस्ट फर्दर इंक्रीज द फिस्कल डिफिसिट, क्रिएट डेप्ट। आप क्या करेंगे, जो आपने लोन लिया
उस लोन प्लस साथ में इंटरेस्ट, इन दोनों को पूरा करने के लिए फिर से बारो करेंगे, इस बारोइंग के लिए फिर से बारो करेंगे। तो ऐसे में एक डेब्ट ट्रप बन जाएगा कि एक लोन को पूरा करने के लिए, एक बारोइंग को पूरा करने के लिए आप दूसरे बारोइंग पे जा रहे हैं, जबकि धीरे धीरे ये ट्रैप बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हर बार इसके ऊपर इंटरेस्ट आपका जुड़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर बात ये आती है कंट्री की गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट को सोच समझ के अपने बजट को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को आपके जो फालतू के खर्चे हैं, जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स है, उसको कम से कम करना चाहिए, जैसे सब्सिडीज़ है, ठीक है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, या फिर इंडिया के हिसाब से मैं बोलूँ जो गवर्नमेंट सैलरीज है टू द लीडरशिप के लिए फालतू चला जाता है कि जब कोई नेता बाहर चला जाता है करोड़ों रुपए बाहर खर्च करके आता है, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए। सैलरी हाई रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लीडरशिप को मिलने वाला जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है वो रिड्यूस होना चाहिए। जापान एक ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर उनकी जो लीडरशिप है, जो एमपी वगैरह होते हैं, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट वो कम से कम दिया जाता है। इंडिया में क्या होता है, एक बार जो वहाँ पर उस पोजीशन पहुँच गया, ज़िंदगी भर के लिए उसको पेंशन मिलेगा, घर मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बहुत सारे उनको फैसिलिटी मिलती है, जिस चीज़ से इंडिया के ऊपर एक एक्स्ट्रा फालतू का खर्चा बढ़ जाता है, नॉन डेवलपिंग एक्सपेंडिचर है, ये कम से कम होना चाहिए। नाउ इट इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इंक्रीज फॉरेन डिपेंडेंस। कंट्री के ऊपर लायबिलिटी बढ़ती है, और लायबिलिटी जैसी बढ़ेगी, क्योंकि आप अपने कंट्री के सोर्सेज से जितने भी इनकम है उससे ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हो। अब कंट्री से मिलने वाली इनकम पूरा हो चुका है, अब अपने लायबिलिटी को पूरा करने के लिए कहाँ भागोगे, फॉरेन की तरफ भागेंगे। तो इसका मतलब होता है हम फॉरेन के ऊपर धीरे धीरे डिपेंड होते चले जाएंगे, और एक्चुअली में ऐसा हो रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम क्या करें, बारो करें, अपने बजट को इस तरह से बनाएं जहां डेवलपिंग एक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा पैसे डिफिसिट हो तो उसके लिए हो, क्योंकि उससे इनकम रेज होगा। नॉन डेवलपिंग एक्टिविटी के ऊपर यानी कि रेवेन्यू डिफिसिट कम से कम होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट है विच टेल एस अबाउट द एक्चुअल डिपॉजिट, क्योंकि जो भी डिपॉजिट हम लेते हैं, बारोइंग करते हैं, उसमें एक हिस्सा वो भी होता है जो हम नॉन डेवलपिंग यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट के लिए होता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो पेमेंट करना है, वो हमारी कंट्री में नहीं रहता है, वो बाहर चला जाता है। तो वो हिस्सा कि हमारा जो डिपॉजिट है उसमें से कितना हिस्सा हम इंटरेस्ट के लिए ले रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट का है, वो हटा देके जो बचेगा दैट इज प्राइमरी डिपॉजिट। सो दैट यहाँ पर प्राइमरी डिपॉजिट इज इक्वल टू द फिस्कल डिपॉजिट रिड्यूस बाय द इंटरेस्ट पेमेंट। तो जो भी आपका फिस्कल डिपॉजिट है, जो कि आपका टोटल डिपॉजिट को बताता है, उसमें से आपको कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना है, वो इंटरेस्ट पेमेंट को आप माइनस कर देंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अब 1000 करोड़ का फिस्कल डिपॉजिट, उसमें से जो है 200 करोड़ का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो एक्चुअली में कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कितना हम बारो कर रहे हैं, 800, कि 200 करोड़ तो अकेला इंटरेस्ट का है भैया। मैंने क्या कहा, इंटरेस्ट भी आपके कंट्री के ऊपर बैड डेब्ट डालता है, तो इंटरेस्ट भी कम से क्योंकि आप बारोइंग जितना कम करेंगे इंटरेस्ट उतना कम होगा। अब जितना ज़्यादा आपकी बारोइंग, इंटरेस्ट भी उतना ज़्यादा, और जितना ज़्यादा बारोइंग भी उतना ज़्यादा। ये एक तरीके का एक रोटेशन चलता रहता है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। सो नाउ द इम्प्लीकेशंस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट, इट इंडिकेट्स बारोइंग्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट मीट टू फिस्कल डिपॉजिट नेट इंटरेस्ट पेमेंट। ये कंट्री के नेक्स्ट डिपॉजिट को बताता है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट को बताता है कि एक्चुअल में हमें कंट्री के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री कितने बारोइंग की जरूरत है। इट इनेबल्स अस टू सी द वे हाउ टू गवर्नमेंट इज करेंटली कंडक्टिंग इट्स फाइनेंस। इससे ये बताता है एक्चुअली में कंट्री अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को पूरा करने के लिए किस तरह से एक्टिविटी, और ये एक्चुअली में प्राइमरी डिपॉजिट कंट्री की कैपेबिलिटी, कंट्री की गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी को बताती है। कंट्री की कैपेबिलिटी कितनी, गवर्नमेंट कितनी मजबूत गवर्नमेंट है कि कम से कम बारोइंग करके ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी। बहुत ज़्यादा इस टर्म को इकोनॉमी में पूछा जाता है अलग अलग केस में। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी इज ऑल अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड टू द बजट। बजट से रिलेटेड गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी होती है दैट इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। और बजट में होता क्या है? बजट में होता है एक्सपेंडिचर, बजट में होता है रिसिप्ट्स, बजट में होता है टैक्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द टैक्स, एक्सपेंडिचर्स एंड अदर रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को टैक्स कैसे लेना है, कितना लेना है, किस तरीके से लेना है, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं, कितना करना है, इन सब से रिलेटेड जो एक प्रॉपर पॉलिसी होती है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं,
प्रॉपर प्रिंसिपल्स होते हैं, दिस ऑल आर द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ऑल आर नोन एज फिस्कल पॉलिसी। देखिए, फिस्कल पॉलिसी इज डिफाइंड एज द पॉलिसी अंडर विच गवर्नमेंट यूजेज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक स्पेंडिंग एंड पब्लिक बोरोइंग टू द अचीव द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। मैंने क्या कहा कि ये पूरा का पूरा इस बात से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट अपने इनकम के लिए किस तरीके से टैक्स लेगी, टैक्स पॉलिसी, किस तरह से गवर्नमेंट उसको एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, और अगर बारो करना है किस तरह से गवर्नमेंट कहाँ से कैसे बारो करेगी, दैट इज बारोइंग पॉलिसी। तो इन तीन चीज़ों के रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, दीज आर नोन एज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज द गवर्नमेंटल डिसीजन टू इंक्रीज और डिक्रीज द टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग। ये गवर्नमेंट का डिसीजन बताता है कि सिचुएशन को के हिसाब से स्पेंडिंग को बढ़ाना है, घटाना है, टैक्स को बढ़ाना है, टैक्स को डिक्रीज करना है, इस बात को बताता है। फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी आर द ऑफ्टन यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। ये जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी विच यूज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी विच यूज्ड बाय द आरबीआई इंडिया में और दैट इज सेंट्रल बैंक। ये इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ किया जाता है जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन आता है या इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है उस टाइम। जैसे आपको मैंने इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 4, वहाँ पर डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप, इनकी डिफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ मैंने बताया था। फिस्कल पॉलिसी कैसे यूज़ किया जाता है और मॉनेटरी पॉलिसी कैसे यूज़ किया जाता है, इसके बारे में डिटेल से मैंने आपको बताया था। नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन जाइए, प्लेलिस्ट वगैरह वहाँ से आप देख सकते हैं। फिस्कल पॉलिसी कैन अफेक्ट अ कंपनीज ग्रोथ, हायरिंग एबिलिटी एंड टैक्सेस। फिस्कल पॉलिसी बताता है कंपनीज के ग्रोथ, हायरिंग एंड एबिलिटी टैक्स को। दिस आर्टिकल इज फॉर द बिजनेस ओनर्स इंटरेस्ट इन द लर्निंग अबाउट द फिस्कल पॉलिसी एंड द इकोनॉमिक डिफेक्ट्स वगैरह, ये सब डिटेल से बताता है। राइट नाउ, आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरीके से मुझसे पूछ सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कॉन्सेप्ट समझ में आया या कोई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फंस गया है कि कुछ समझ में नहीं आया, तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर समझ में आ गया है, सब सही है, तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय।